जी, तो अब क्रुस्कल एल्गोरिथम की वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे हमने सैंपल ग्राफ लिया है जिसमें 4 वर्टिसेस हैं। ये वही वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ, जो कि हमने स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एग्जांपल्स में देखा था। तो सबसे पहले आप जो है एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेंगे। यहाँ पे हमने प्रायोरिटी क्यू मेंटेन की है, उसमें आपको अभी तो वैल्यूज हमने फिल नहीं की। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो एज वेट्स हैं उनको आपने सॉर्ट करके लिख लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो एज वेट्स हैं वो 1 से स्टार्ट होकर 6 तक जा रहे हैं। तो जो प्रायोरिटी क्यू मैंने यहाँ पे बनाई है उसमें पहली रो में आपको ये 1 से 6 तक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड वैल्यूज नजर आ रही हैं। दीज आर बेसिकली द एज वेट्स। जी, तो हमने पहली रो जो है एज वेट्स के लिहाज से फिल कर ली है। बेसिकली मैंने ये बताया था कि हमारे पास जो एज वेट्स हैं उनको हमने सॉर्टेड ऑर्डर में पहली रो में लिख लिए। बाकी बंदा 2 रोज में आप जो है हर एज वेट के नीचे उसके एडजेसेंट वर्टिसेस लिखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस स्लाइड में आपको जो वेट 1 है उसके नीचे V1 और V3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि V1 से V3 जो एज मौजूद है उसका वेट 1 है। इसी तरह बाकी बंदा एज वेट्स के अगेंस्ट भी उनके एडजेसेंट वर्टिसेस को आप तरतीब से लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे प्रायोरिटी की जो है वो कंप्लीट बना दी हुई है और होपफुली अब आप इसको देख के बड़ी आसानी से जो पहला काम आपने करना है क्रुस्कल एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने से पहले वो प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करना है। प्रायोरिटी क्यू कैसे मेंटेन करते हैं होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे आपको जो पहली रो नज़र आ रही है ये बेसिकली एज वेट्स की है और बाकी वाला 2 रोज जो है वो हर एज वेट के करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो लिखे हुए हैं। तो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब जो कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे नजर आएगा। जी डियर स्टूडेंट्स, क्रुस्कल एल्गोरिथम को देखते हुए हमने पहला काम कर लिया है कि दिए गए सैंपल ग्राफ को देख के आपने सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करनी है और उसके बाद आपने यूनियन सेट मेथड का इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए आप इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि आया कोई एज जो है वो आपने ऐड करना है या कोई एज जो है वो आपने ड्रॉप करना है। तो आइए देखते हैं कि ये मेथड जो है वो कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल में आपने 4 जो है वो कॉलम रखने हैं। पहले कॉलम में आप एच की वैल्यू लिखेंगे, दूसरे कॉलम में आप वेट की वैल्यू लिखेंगे, तीसरे कॉलम में आप एक्शन मेंशन करेंगे कि मुतलका का एज जो है वो ऐड होगा या ड्रॉप होगा। और चौथे कॉलम में आपने यूनियन सेट का जो अपडेटेड स्टेटस होगा वो तरतीब से लिखना है। तो आइए मैं आपको पहला एज जो है वो यहाँ पे इस टेबल में लिख के दिखाता हूँ। अब इसमें एक बात याद रखनी है कि जो हमने ऊपर प्रायोरिटी क्यू मेंटेन की गई है, जो हमने ऊपर प्रायोरिटी क्यू मेंटेन की है उसमें से बारी बारी फ्रंट एंड पे से हम एज वेट्स को डी क्यू करेंगे और यहाँ पे उनको यूनियन सेट मेथड के जरिए उनकी इवेलुएशन करेंगे कि आया वो एज जो है वो हमने ऐड करना है या ड्रॉप करना है। तो जब हम सारे के सारे एज जो है वो डी क्यू करने के बाद इस मतलब का मेथड के जरिए एवेलुएट कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एट द एंड ऑफ द डे रिजल्टेंट स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ऊपर क्यू को, तो क्यू में 2 एंड्स हैं, एक फ्रंट एंड है और एक रियर एंड है। तो फ्रंट एंड पे जो पहला एज है, ऑब्वियसली क्यू में जो वैल्यू डी क्यू होती है वो फ्रंट एंड से होती है और जो पहला एज है वो हमारा वेट 1 एज है जो कि बेसिकली वर्टिसेस V1 से V3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इसको हम जो है DQ करते हैं। इसको DQ करेंगे तो ये हमारे पास नीचे दिए गए टेबल में आ जाएगा। वो किस तरह से करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं।
इसके साथ एक और बात मैं बताता चलूँ कि जो निचले टेबल में जो कॉलम 4 है उसमें हमने यूनियन सेट मेथड में बेसिकली जितने भी वर्टिसेस हैं गिवन ग्राफ में उनको अलग अलग सेट का हिस्सा बनाया था। देखिए जो V1 है वो अलग पेयर ऑफ वर्टिसेस के पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है। वर्टेक्स V2 अलग पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है और V3 और V4 भी अलग अलग पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि ये सारे सेट UV सेट का हिस्सा तो है लेकिन ये बजाते खुद भी ये अलग अलग सेट है। ठीक है, तो ये 4 कॉलम आपने बनाने हैं इस तरह से प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करने के बाद। उसके बाद अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलम जो एज जो है वो हम डी क्यू करेंगे क्यू प्रायोरिटी क्यू में से। प्रायोरिटी क्यू में फ्रंट एंड पे इस वक्त कौन सा एज पड़ा है V1 से V3 जिसका एज वेट जो है वो V3 है। तो सबसे पहले उसको डी क्यू करते हैं। जैसे ही वहां से डी क्यू करेंगे तो इस टेबल में एंट्री अपडेट होगी। हम आपने ये करना है कि जो पहला एज आपने डी क्यू किया विच वाज फ्रॉम V1 टू V3 उसको नीचे दिए गए टेबल में पहली रो में आपने फिलअप करना है। तो एच किन दो वर्टिसेस के दरमियान था V1 कामा V3। तो एच के नीचे हमने एच कॉलम के नीचे हमने V1 कामा V3 लिखा। उसके बाद उनके दरमियान जो वेट था एच के दरमियान एच को सॉरी जो वेट असाइन किया गया था दैट वाज 1 वो हमने वेट के कॉलम के नीचे लिखा। अब आगे लिखा हुआ एक्शन, यहाँ पे एक्शन के नीचे मैंने ऐड लिख दिया। ये क्यों लिखा? अगर आप पहली रो में इसी दूसरे टेबल की पहली रो में आखिरी कॉलम में देखें तो यूवी सेट जो है उसमें 4 सेट्स हैं। हमारा जो पहला एज डी क्यू हुआ प्रायोरिटी क्यू से वो V1 से V3 के दरमियान था। आपने पहली रो में जो सेट है फोर्थ कॉलम में उसमें देखना है कि आया V1 और V3 अलग सेट का हिस्सा है। ऑब्वियसली क्योंकि दोनों अलग पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस के दरमियान है तो इसलिए वो दोनों अलग सेट का हिस्सा है। तो हम ये कंसिडर करेंगे कि दोनों अलग सेट का हिस्सा होते हुए जो है इस एज को ऐड करवाएंगे मुतलका मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो कि हमने जनरेट करना है। ठीक है, तो ये पहला एज जो है उसके लिए एक्शन में मैंने ऐड लिख देना है और आपको अब गिवन सैंपल ग्राफ में वो मुतलका एज भी जो है वो ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा। लेकिन एक और काम ये करना है कि आपने एक्शन के नीचे जो ऐड लिखा है उससे आगे जो अब यूवी सेट लिखना है उसको अब आपने अपडेट करना है क्योंकि हमने V1 से V3 वाले एज को मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमने पिक कर लिया है। तो अब इन दो सेट्स को आपने यूनियन करके एक साथ लिख देना है। तो जो V1 था और V3 था उसको मिला के आपने एक ही सेट का हिस्सा बना देना है। तो ये देखें पहले यूवी सेट में पहली रो में 4 सेट्स मौजूद थे। अब दूसरी रो में देखें तो अपडेट होकर यूवी सेट जो है वो 3 सेट्स पर मुश्तमिल है जिसमें जो पहला सेट है अब उसमें 2 एलिमेंट्स है V1 कामा V3। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो मैं अगला एज जो है वो डी क्यू करता हूँ और आपको ये बारी बारी जो है वो सारी एंट्रीज जो है वो यहाँ पे फिलअप करके दिखाता हूँ। स्लाइड को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे हमने दूसरा एज जो है प्रायोरिटी क्यू से डी क्यू किया जिसका वेट 2 था और ये एज जो है वर्टिसेस V1 और V2 के दरमियान था। तो हमने एच के नीचे V1 V2 लिखा, उसका वेट जो है वो वेट के कॉलम के नीचे लिखा। अब इसको ऐड करना है या ड्रॉप करना है इसके लिए आपने जो टेबल दूसरे टेबल की रो 2 है उसमें जो यूवी सेट दिया हुआ है उसको गौर से देखें। तो V1 जो है वो अलग सेट का हिस्सा है V3 के साथ और V2 जो है वो बिल्कुल ही अलग सेट का हिस्सा है। ठीक है, दूसरी रो में जो हमारे पास यूवी सेट है उसमें बेसिकली 3 सेट है, एक V1 V3, दूसरा V2, तीसरा V4। तो जो एज हमने ऐड किया अभी इस टेबल में वो था V1 से V2। तो हमने इन दो वर्टिसेस को देखना है क्या ये दूसरी रो में अलग अलग सेट का हिस्सा है। जी बिल्कुल, दूसरी रो में देखें तो V1 जो है वो V3 के साथ अलग सेट में मौजूद है और V2 जो है वो अलग सेट में। तो इसका मतलब है कि हम इस एज को भी ऐड करेंगे तो एक्शन के कॉलम के नीचे हमने दूसरी रो में भी और तीसरी रो में ऐड लिख दिया और उसके बाद
जो आपको सैंपल ग्राफ नज़र आ रहा है वहाँ पे भी हमने मुतलका एज को क्योंकि ऐड करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट बनाना है, तो हमने उसको भी वहाँ पे ग्रीन कर दिया। ठीक है, अब हमारे यूवी सेट की जो अपडेटेड हालत है वो रो 3 में कुछ यूँ हो गई है कि उसमें 2 सेट है, एक सेट में 3 वर्टिसेस है V1, V2, V3। ये इस वजह से हुआ कि हमने V1, V3 जो रो 2 थी इस टेबल की यूवी सेट की, उसमें V1, V3 एक सेट था और V2 एक सेट था। जब उनका यूनियन लिया, ये जो नया हमने ऐड किया है, तो उसकी वजह से हमारा ये 2 सेट जो है वो एक ही सेट यूनियन होने के बाद बन गया, V1, V2, V3। और उसके बाद एक और सेट हमारे पास है जो 3 पे आपको नज़र आ रहा होगा टेबल 2 में, वो है जी V4। अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और एक और एज जो है वो डी क्यू करते हैं प्रायोरिटी क्यू से और देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अब हम तीसरा एज जो है वो डी क्यू करते हैं प्रायोरिटी क्यू से, जो कि V1 से V4 के दरमियान है। उसको हमने चौथी रो के तौर पे टेबल 2 में मेंटेन किया। उन दोनों के दरमियान एज जो है, एज वेट जो है वो 3 है, उसको हमने वेट के कॉलम के नीचे चौथी रो में लिखा। अब हमने डिसाइड करना है कि ये एज भी ऐड होगा या ड्रॉप होगा। तो तीसरी रो में यूवी सेट में देखें, आया V1 और V4 जो है वो अलग अलग सेट का हिस्सा है? जी बिल्कुल अलग सेट का हिस्सा है। तो हम इस एज को भी ऐड कर देंगे, जो कि आपको फिगर में ग्रीन कलर की सूरत में नजर भी आ रहा होगा। और अब हमने चौथी रो में टेबल 2 की यूनियन सेट यूवी की जो हालत है वो भी अपडेट कर दिया, और अब ये तमाम के तमाम वर्टिसेस जो है वो एक ही सेट का हिस्सा बन गया है। तो अब सिंपल सी बात यह है कि इसके बाद जितने भी एजेस हम डी क्यू करके टेबल में मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि तमाम के तमाम वर्टिसेस अब एक सेट का पार्ट हो गए हैं, तो अब बाकी मानदा जितने भी एजेस हैं वो ड्रॉप होंगे। लेकिन ये हर ग्राफ के अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा कि शुरू में सारे ऐड हो जाएंगे और बाकी ड्रॉप हो जाएंगे। ये सिनारियो जो है वो ग्राफ से ग्राफ जो है वो वेरी करेगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूंगा जिसके ऊपर आप जो है वो ट्राई भी कर सकते हैं, क्या है हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम को ड्राई रन किस तरह से करना है। तो अब हम बाकी मानदा जो टेबल है उसको फिल कर देता हूँ मैं, और बाकी जितने भी जो एजेस हैं क्योंकि वो ड्रॉप होंगे इसलिए हम जो है वो उनको हाईलाइट नहीं करेंगे। इन सेट मेथड के जरिए मैंने बाकी मानदा तमाम ग्राफ को बारी बारी जो है वो प्रायोरिटी क्यू से डीक्यू किया और उनको टेबल 2 का हिस्सा बनाया और चेक किया गया है वो एजेस ऐड होंगे या ड्रॉप होंगे। तो V2 से V4 एज जो है जो मैंने सबसे पहले जो है वो ऐड किया थर्ड एज के बाद, तो वो भी ऑब्वियसली ड्रॉप होगा। उसके बाद V2 से V3 एज जो है जिसका वेट 5 है वो भी ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, और V3 से V4 एज जो है जिसका वेट 6 है वो भी ड्रॉप होगा, क्योंकि ये इन एजेस के जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं वो बेसिकली एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरह से सारी जब प्रायोरिटी क्यू एग्जॉस्ट हो जाएगी तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो है जो ग्राफ में एजेस आपने मार्क किए हुए हैं उनको आपने एक्सट्रैक्ट करके अलग से बना लेना है। जो एजेस हाईलाइटेड हैं सिर्फ आपने वही एक्सट्रैक्ट करने हैं और बाकी जो है वो डिलीट कर देने हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो इस गिवन ग्राफ से हमारे पास रिजल्टेंट मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिराइव हुआ है वो कैसे दिखेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्लाइड पे देखें जो हमारा गिवन ग्राफ था जिसमें हमने ऐड होने वाले एजेस जो है वो हाईलाइट किए थे, उसमें से सिर्फ हाईलाइटेड एजेस जो है जब हमने एक्सट्रैक्ट किए और बाकी मानदा अनहाईलाइटेड एजेस को और उनके वेट्स को हमने डिलीट किया, तो हमारे पास मतलूबा जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया। तो देखा आपने स्टूडेंट्स की किस तरह से हमने क्रूस्कल एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए मुतलका मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो जनरेट कर लिया। तो बेसिकली सिंपल और छोटे ग्राफ में तो आप ब्रूट फोर्स मेथड
या हिट एंड ट्राई मेथड से भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सोचें ग्राफ का साइज बहुत बड़ा हो तो उसमें से मतलूबा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये एक टेक्निक जो अभी हमने सीखी क्रुस्कल एल्गोरिथम की, ये आपको चाहे कितने भी साइज का जो है वो गिवन ग्राफ हो उसमें से बड़ी आसानी से मतलूबा मिनिमम स्पैनिंग ट्री डिराइव करने में या एक्सट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्रुस्कल एल्गोरिथम का मेथड देख लिया, अब उसका सूडो कोड जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सूडो कोड उसका नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो है वो प्रोसीजर का नाम लिखा गया है, उसके बाद आपको ये प्रोसीजर जो है वो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता नज़र आ रहा है, एक जी और एक जी इज रेफरिंग टू द गिवन ग्राफ, sample graph, and W is referring to the set of edge weights that are assigned to the edges of the graph. अब इसमें पहली स्टेटमेंट पे आते हैं। पहली स्टेटमेंट में एक सेट लिया है, उसको इनिशियलाइज किया है एम्प्टी वैल्यू से, ठीक है। ये टी सेट जो है वो बेसिकली मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस को मेंटेन करेगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 पे आपको यूवी सेट नजर आ रहा है, इसको भी हमने इनिशियलाइज किया एम्प्टी वैल्यू से, ठीक है। अब फिर स्टेटमेंट नंबर 3 से आपको एक फॉर लूप नजर आ रहा है जो कि स्टेटमेंट नंबर 4 पे वाइंड अप हो रहा है। इन दो स्टेटमेंट्स में जो फॉर लूप है वो बेसिकली करेगा क्या कि जो जो सैंपल ग्राफ है उसमें से एक एक वर्टेक्स लेगा और उसको यूवी सेट का पार्ट बनाता जाएगा। यानी कि यूवी सेट आपने देखा स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर के वो पहले एम्प्टी है, तो आप फर्ज कर लें वही अपना गिवन सैंपल ग्राफ जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे यूज किया था उसी को मद्देनजर रखें तो उसमें कितने वर्टिसेस थे, 4। तो ये उस सैंपल ग्राफ के लिए ये लूप जो है स्टेटमेंट नंबर 3 पे ये 4 दफा चलेगा और एक एक वर्टेक्स को बारी बारी लेगा और यूवी सेट का हिस्सा बनाता जाएगा। तो आपने देखा वो जो मैंने टेबल बनाया था टेबल 2, उसमें जो आखिरी कॉलम था उसमें हमने एक एक वर्टेक्स जो है वो अलग अलग सेट का हिस्सा बनाया हुआ था, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 5 पे एक और लूप है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर रहा है। तो जो जिस तरह से मैंने सबसे पहला टेबल बनाया था टेबल 1, उसमें क्या किया था मैंने प्रायोरिटी क्यू बनाई थी एज वेट्स के लिहाज से, तो वही काम यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 5 पे जो दी हुई दिया हुआ फॉर लूप है वो काम कर रहा है और वो क्या करेगा बारी बारी एक एक एज लेगा और उस एज को एक प्रायोरिटी क्यू जिसका नाम कैपिटल क्यू रखा गया है उसमें मेंटेन करेगा, किस लिहाज से, वेट के लिहाज से। और वेट जो है वो यहाँ पे स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया। देखिए एन क्यू के आगे जो है वो आपको 4 आर्ग्यूमेंट नजर आ रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो कैपिटल क्यू है विच इज द नेम ऑफ द क्यू, जिसमें वो एज उसने मेंटेन करना है। यू का वी जो है मुतल का एज होगा जो कि बारी बारी वो लेगा और स्मॉल w इज द अटैच्ड वेट that is assigned to that particular एच, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 7 पे आ जाए तो वाइल लूप है। वाइल लूप में कंडीशन लगी हुई है, बेसिकली वो कंडीशन ये कह रही है कि जब तक यूवी सेट में एक से ज्यादा सेट मौजूद हैं ये कार्रवाई करते रहो। आपने देखा वो टेबल 2 में हमने एनालॉजी ली थी उसमें जब सारे वर्टिसेस एक ही सेट का हिस्सा हो गए थे तो उस वक्त जितने भी एजेस बाद में आए वो सारे के सारे ड्रॉप हुए। तो यहाँ पे भी वो ये कह रहा है कि जब तक यूवी सेट की कार्डिनैलिटी जो है वो एक से ज्यादा है, यानी यूवी सेट में एक से ज्यादा सेट मौजूद है, उस वक्त तक ये कार्रवाई करो। क्या कार्रवाई करो? स्टेटमेंट नंबर 8 ये कहती है कि एक एच डी क्यू करो। डी क्यू कहाँ से करना है? विद इन पैरेंथेसिस लिखा हुआ कैपिटल क्यू, यानी इस क्यू से इस प्रायोरिटी क्यू से जिसका नाम कैपिटल क्यू है वहां से एक एच डी क्यू करो। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 9 पे लिखा हुआ है कि वो चेक करता है एक इफ स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है कि आया जो एच डी क्यू किया गया है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस जो है वो अलग सेट का हिस्सा है। अगर अलग सेट का हिस्सा है तो स्टेटमेंट नंबर 10 पे वो ये कह रहा है कि उसका जो
पहला वर्टेक्स है उसको यूवी सेट से निकालो, फिर दूसरा वर्टेक्स जो है उसको यूवी सेट से निकालो। ऐसे ही हम वहां पे करते थे। जो कॉलम 4 था उसमें भी हमने उन दो वर्टिसेस को अलग अलग जो थे, जो सेट का हिस्सा थे, उन दोनों को डिलीट कर दिया, निकाल दिया, और दोनों को यूनियन लेके एक सेट बना के दोबारा से यूवी सेट को अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट नंबर 10, स्टेटमेंट नंबर 11 और स्टेटमेंट नंबर 12 पे यही काम हो रहा है कि पहला एज लिया उसको भी यूवी से निकाला, दूसरा एज वो सॉरी पहला वर्टेक्स लिया उसको भी यूवी से निकाला, दूसरा वर्टेक्स लिया उसको भी यूवी से निकाला, और फिर उन दोनों का यूनियन लेके दोबारा यूवी में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 13 जो है, जो एज आपने बेसिकली जो है डीक्यू किया है उसको स्पैनिंग ट्री का हिस्सा बना दो अगर तो वो ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये सूडो कोड जो है क्रस्कल एल्गोरिथम का प्रोसीड करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो आपके पास जो है टी सेट होगा दैट विल रिप्रेजेंट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री एजेस।